रितु, अभी हम बात कर रहे थे, काफ़ी टफ लॉस रहा, तो थोड़ा बताओ कि कैसे मतलब प्रिपरेशन करी प्रेगनेंसी के बाद? आज भी मेरा एम वही है कि मुझे इंडिया की पहली फर्स्ट वुमेन एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बनना है। कि क्योंकि गीता और बबीता जो आपकी सिस्टर्स हैं, उन्होंने सक्सेस अचीव करना शुरू कर दिया होगा जब आप थोड़े बड़े हो रहे जी। थे, तो आप पे थोड़ा अलग टाइप का प्रेशर था या आपको भी वैसे ही ग्रूम किया गया फादर ने? जो भी सुनने को मिला पापा को और बड़ी बहनों को, मेरे लिए तो ये था कि रास्ता साफ है और हमें इस पे चलना है। एक दिन सिंगापुर से इवोल्व से मुझे मैसेज आया कि आप मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे 2020 ओलंपिक भी थे, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी 2020 ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल लेके आएगी। क्या लगता है, हम अपना पोटेंशियल मीट कर पा रहे हैं एज इंडिया? हर गेम में पॉलिटिक्स होती है, तो हाँ, कुश्ती में भी है। विनेश फील कर सकते हैं, शायद वो हम ना फील करें जो बिल्कुल। उसने फील किया है। कोई अच्छा ट्रेनिंग, बीजेजे का कोच अच्छा हाँ, कोच नहीं क्वालिटी। है। कोई देख रही, कोई पैसे में बेल्ट मतलब बेल्ट ले रहे हैं, कुछ हैं। रितु, अभी हम बात कर रहे थे, काफ़ी टफ लॉस रहा, तो थोड़ा बताओ कि कैसे मतलब प्रिपरेशन करी प्रेगनेंसी के बाद आके? काफ़ी टफ रहा होगा कि 2-3 महीने में आपने फाइट का डिसीजन लिया। कैसा रहा वो डिसीजन? देखिए उस टाइम पे क्योंकि मैं काफ़ी 2 ढाई साल से मैं गेम से दूर थी, तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इतनी देर तक अपने मतलब अपने गेम से दूर नहीं रह सकता। तो मेरे दिमाग में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेरे यही था कि मुझे मतलब क्योंकि वो भी ज़रूरी है, एक फैमिली भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अपना वर्कआउट जारी रखा, अपना जो न्यूट्रिशन है, मेरी डाइट है, वो भी मैंने अपने मतलब कंटिन्यू रखी। और डिलीवरी के बाद भी मतलब घर वालों ने यही बोला कि अभी मतलब बेबी को जन्म दिया, तो हमें पता है कि हमारे गांव में मतलब सभी बोलते हैं कि नहीं, अभी 5-6 महीने तक कुछ नहीं करना, बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो थोड़े बहुत मुझे भी हुआ, तो फिर मैंने यही कहा था कि नहीं, मेरी बॉडी मतलब है और मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ। तो जब आपको फैमिली अच्छी मिल जाती है, तो उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो वो काफ़ी हेल्प होती है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर तू करना चाहती है तो बच्चे की भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम रख लेंगे। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो बोले कि तू अपना सपना पूरा कर और हम बच्चे को संभालने के लिए हम हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टाइम ना गवा कर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग की और मुझे लगा कि मैं फ़िट हूँ फिज़िकली भी, क्योंकि मेरा वर्कआउट कंटिन्यू था, तो फिज़िकली मुझे फिट लगा। और मुझे कुछ क्योंकि इतने साल तक मैं प्रॉपर एमएमए की ट्रेनिंग नहीं कर पाई, तो मैंने डिसीजन लिया और ठीक है, मैं लड़ती हूँ। और फिर मैंने हम्म, फाइट पर के लिए हाँ बोला। पर एक मतलब फाइट ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग चीज़ है और नॉर्मल फिटनेस और ट्रेनिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, राइट? तो आपने जैसे प्रेगनेंस मतलब डिलीवरी के बाद 2-3 महीने में फ़ाइट ली, तो बहुत टफ रहा होगा ये टाइम, मतलब ट्रेनिंग करना। इंडिया में वैसे ही ऑप्शंस नहीं हैं। आप अभी बता रहे थे कि यूएस जाके ट्रेन किया। वो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ आपने डिसीजंस कैसे लिए, कहाँ किसने आपकी हेल्प करी? देखिए, एक डिलीवरी के बाद हर मदर को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को, यही बोलती कि डिलीवरी के बाद एक मदर का भी एक नया जन्म होता है। तो बिल्कुल। मुझे वापस उस फिटनेस में आने में मतलब काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी। वापस उसी फिटनेस में आने के लिए। और वो मतलब मैं कंटिन्यू कर रही थी यहाँ पे, अपनी बहनों के साथ भी मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो फिजिकल मैं फिट थी। तो डिसीजन जो सबसे हार्ड था कि ये था कि बच्चे से दूर जाना और फिर कहाँ पे मैं ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं था, 2-3 महीने का टाइम। फरवरी मुझे नवंबर के एंड में फाइट का पता चला और मैंने वो एक्सेप्ट की। तो यही था कि मैं टाइम ना गवा के, जो मेरे पहले कोच थे, तो मुझे उसके पास जाने का डिसीजन सही लगा, क्योंकि वो मेरी स्टाइल भी जानते हैं और सबसे बेस्ट थिंग थी कि वो हिंदी बोलते हैं, तो हमारी अच्छा। कन्वर्सेशन तो वो कंफर्टेबल थी। अच्छा, वो हिंदी बोलते हैं, जी। वो यूएस में बेस्ड हैं अब? वो अफ़गानिस्तान से हैं पर यूएसए में रहते हैं। यूएस में, तो आप यूएस जाके आपने ट्रेनिंग करी? जी। 2-3 महीने वहीं रहे आप? हाँ जी, मैं 2-3 महीने वहीं पे रही और वहाँ पे अंडर जो मेरे पहले कोच सीआर थे, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की। हम्म। और फाइट कतार में थी। नॉर्मली आप सिंगापुर में ट्रेन करते हो, जी। पहले तो आप इवॉल्व में करते जी। थे ट्रेनिंग। तो ऐसे कोई डिफरेंस लगा कि यूएस में जाके कतार में फाइट करने में कोई
ऑल्टीट्यूड में या टेम्परेचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उसकी वजह नहीं, से? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -12 कुछ था जिस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग कम था वहाँ पे, और टाइम का डिफरेंस था वो भी काफ़ी था। लेकिन मैं 10 दिन पहले मैं कतर में आ गई, तो अपने आप को अपने उसी मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो जेट लैग होता है कि नींद बिल्कुल। आती है, दिन रात का फ़र्क है, तो वो चीज़ कवर करने के लिए मैं थोड़े दिन पहले मैंने फ्लाई किया मतलब कतर के लिए। पर एक जो आपको वन चैंपियनशिप ने फाइट दी, अब उनको भी मालूम है कि आप ब्रेक से आ रहे हो, और उनको ये भी मालूम है कि आप एलीट फाइटर हो, एक टाइम पे 2-3 साल पहले बेल्ट से बिल्कुल एक फाइट दूर थे। तो क्या उनकी थिंकिंग रही होगी कि किसी मिड टियर फाइटर से कराएं कि टॉप फाइटर से आपकी फाइट कराएं, या आपका कोई उसमें डिसीजन था या आपका बिल्कुल नहीं था? जी, मेरा डिसीजन उसमें बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं 2.5 साल के बाद कम्पीट कर रही थी, और जो मेरे को अपोनेंट दी थी वो नंबर 3 रैंक पे थी। तो आप क्योंकि अगर मेरी चलती तो मैं थोड़ी सी इजी, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद आप बिल्कुल। कमबैक कर रहे हो, आप रिंग से दूर रहे हो, तो वापस उसी में उस माहौल में और वो इन्वायरमेंट में वो लाइट वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसमें मेरा कोई डिसीजन था, उन्होंने मेरे को बोला, 2-3 बार बोला, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ले लेते हैं, अपनी हार्ड वर्क करेंगे और इस फाइट को मतलब जीतते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअली आपका ये डिसीजन तो नहीं होता कि किससे फाइट करनी है, लेकिन ये हो सकता है कि आप हाँ या ना बोल दो कि ये फाइट नहीं करनी। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो अपोनेंट देते हैं, आप मना करते हो तो वो फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो दूसरे देते हैं। बट आपका कॉन्ट्रैक्ट खींचता रहता है, राइट। और फिर वही है कि कब मौका मिले, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जी। कब राइट फाइट हो, जी। उस तरीके से। तो अब ऑब्वियसली फाइट का रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं गया और काफ़ी टफ था, पर आगे अब क्या, वो लोग क्या देखते हैं आप में, और आपको क्या फ्यूचर लगता है वन चैम्पियनशिप में? देखिए, मैं मिक्स मार्शल आर्ट मैंने जॉइन किया कि मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इंडिया में इस यहाँ का मतलब एमएमए में इंडिया का कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, तो मैंने सिर्फ रेसलिंग से एमएमए इसलिए ज्वाइन किया कि मैं इंडिया की पहली मतलब वोमेन एमएमए के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो बेल्ट लेके आना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं वहाँ पे गई। तो आज भी मेरा एम वही है कि मुझे इंडिया की पहली फर्स्ट वोमेन एमएमए वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और मैं उसके लिए और भी हार्ड वर्क करूँगी। जो भी मेरे लास्ट के 3 मैचों में जो जिस वजह से मैं आ रही हूँ उन पे मैं और भी ज़्यादा वर्क करूँगी, और डेफिनेटली मैं जल्दी इंडिया के लिए एमएमए का बेल्ट लेके आऊँगी। तो हम सब उसकी उम्मीद बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तो एज भी है आपके साथ में। ये आपने इस बारे में बात करी रेसलिंग की, थोड़ा इसके बात करते हैं कि जितना मैं समझता हूँ एमएमए को, कि सब लोग बोलते हैं कि आपका एक बेस मार्शल आर्ट या बेस स्किल है, जैसे किसी का बॉक्सिंग है, किसी का रेसलिंग है, किसी का जिजित्सु है, जैसे भी, पर बाकी सारे स्किल्स आपको फिर इतना सीखने हैं कि एटलीस्ट आप अच्छे हो सब में ओवरऑल। अब पहले एक 10-12 साल पहले एटलीस्ट यूएफसी में, यूएस के एमएमए सीन में ऐसा था कि जो ज़्यादा अच्छे बॉक्सर्स हैं वो अच्छा कर रहे थे। फिर एक दौर आया खबीब के साथ कि रेसलर्स बहुत अच्छा करने लगे, दागिस्तान के सारे रेसलर्स आ गए, वो अच्छा करने लगे। अब बाकी प्रमोशंस में भी रेसलर्स अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका तो ऑफ कोर्स बेस रेसलिंग का था, बट फाइट तो खड़े होके शुरू होगी, अगर स्टैंड अप गेम अच्छी नहीं है तो मुश्किल होगा। तो आपको ऐसा क्या फील होता है कि रेसलिंग बेस करके लोग चैंपियंस बन सकते हैं, या और कौन सा ऐसा स्किल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो रेसलिंग इज़ बेस्ट है एमएमए में, क्योंकि अगर बॉक्सर अच्छा है और उसके एक मतलब एक अच्छे फाइट रेसलर के साथ अगर आप फाइट एमएमए की फाइट करवाते हो तो वो कितने पंच मार लेगा। तो एक रेसलर को मतलब उसमें टेक डाउन करना 1-2 पंच ही लगेंगे वो भी, एक तो वो टेक डाउन टेक होता डाउन ही। करना वो इजी रहता। तो मेरे ख्याल से रेसलिंग मतलब बेस्ट स्किल है एमएमए में। और आपको जब आपने शुरू किया एमएमए, तो आपका तो कोई और बेस नहीं होगा ना, क्योंकि बचपन से तो आपने सिर्फ मेनली रेसलिंग में ही फोकस किया है। तो उसमें फिर बॉक्सिंग सीखने में और कुछ बेसिक जिजित्सु सीखने में कितना टाइम लगा, कैसे वो उसकी ट्रेनिंग करी आपने?
देखिए, मैं फिज़िकली फ़िट तो थी और रेसलिंग वो टेक डाउन करना मेरे लिए ईज़ी था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी स्किल थी बॉक्सिंग की, मुay थाई जैसे किक करना, और हुँ, ब्राज़ीलियन जिजित्सु में कई सबमिशन और बहुत हुँ, सारी चीज़ें। तो हुँ। हाँ, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, पर थोड़ी-थोड़ी टेक्निक सीखने में, क्योंकि नई टेक्निक थी, हुँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब अगर जैसे अगर आप स्किल ट्रेनिंग अब करते हो, मतलब एक तो फिटनेस ट्रेनिंग चल रही होगी, जो जी। स्किल बेस्ड करते हो, तो उसमें रेसलिंग में वर्सेस बाकी किसी फॉर्म में कितना टाइम बाकियों में स्पेंड करते हो, कितना अभी रेसलिंग में करते हो? देखिए, मैं रेसलिंग मतलब जो मेरा मेन जो मेरा टेक स्किल है उस पे तो मैं वर्क करती हूँ, हुँ, और उससे ज़्यादा मैं बीजेजे पे ज़्यादा वर्क करती हूँ, क्योंकि एक टेक डाउन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भी हुँ, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको सबमिट करना है। हुँ। हाँ, मैं बॉक्सिंग भी सीख रही हूँ और काफ़ी इम्प्रूव है पहले से, लेकिन मैं ज़्यादा बीजेजे और रेसलिंग में ज़्यादा टाइम देती हूँ। ओवरहैंड आपका बहुत अच्छा हो गया, मैंने नोटिस किया है पहले फाइट से अब का जो राइट का वो है जी, अभी मतलब। मतलब मेरे रेसलिंग में वो बॉक्सिंग मोमेंट भी काफ़ी बेटर हैं, मैं खुद देखती हूँ, तो और खुद मुझे अपने बॉडी पे भी लग रहा है कि हाँ, मेरी बॉक्सिंग मोमेंट है वो पहले से काफ़ी बेटर है। आपको वो वाली फाइट याद है जिसमें आपने मैम जो क्वार्टर फाइनल था उसका, मैम्बो के साथ क्या चाइना। नाम था वो उनका, मैंने नाम लिखा हुआ था कहीं, हाँ मैंगबो मैंगबो। तो उन्होंने आके फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बॉक्सिंग चली जी, और लग रहा था कभी भी फाइट ख़त्म ना हो जाए, जी। बट आपने समहाउ सस्टेन किया वो, और 2 राउंड फिर उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। तो थोड़ा बताओ कि जब एक इतना अग्रेसिव कोई आ रहा हो, स्पेशली उस स्किल में, उस टाइम आपको टेक डाउन का मौका जी, शायद ना मिल रहा जी। हो, इतना ज़्यादा बॉक्सिंग चल रही है, तो माइंडसेट क्या रहता है कि निकलो कैसे भी या सस्टेन करो, क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? देखिए, उस टाइम पे स्ट्रेटजी यही थी कि क्योंकि वो सारे मतलब मोस्टली जो गेम है वो नॉकआउट से जीती है, और उसके मतलब पावर पॉइंट्स, उसके जो पावर वही थी। तो फर्स्ट राउंड में मैं थोड़ा-सा डिफेंसिव खेल रही थी, लेकिन जब उसके बाद मेरे कोच ने मेरे को बोला कि मतलब आगे बढ़ना है, अब कुछ हो जाए, मतलब अपना टेक जो रेसलिंग है अपना वो कर। तो मैंने सेकंड राउंड में वही किया, मैंने टेक डाउन की कोशिश की, और फिर मैंने उसको टेक डाउन करके वहीं पे कंट्रोल करा, तो 2 राउंडों में मैंने उसको कंट्रोल कराए रखा। तो ऐसी कोई टेक्निक होती है कि जैसे मेडिटेशन करते हो या कुछ ऐसी चीज़ करते हो जाकि जब इतना ऑनस्लॉट चल रहा हो तो आदमी मतलब सांस लेना भूल जाए नॉर्मली, तो जी। कैसे आप अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखते हो उस टाइम पे? देखिए, क्योंकि उस टाइम पे सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, पूरा ध्यान मैच पे ही लगा रहता है। लेकिन जब कोच से बोलते हैं कि रितु काम डाउन, तो मैं कोच की सुनती हूँ। जैसे कोच बोलते हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि रितु काम डाउन, थोड़ा मतलब मूव करो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ लो, तो मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ, और वो काफ़ी हेल्प करती हैं कि आपका माइंड मतलब वर्क करता है कि आपको क्या करना है। अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव रहते हो और लिसन नहीं करते, तो आपको पता नहीं कि आप क्या करते। तो मैं कोच की हम्म। सुनती हूँ और काम रहती हूँ और करती हूँ। पर जब फाइट के बीच में जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कोच, तो वो सुनाई भी देता है वो, या उस टाइम दिमाग अलग ही चल रहा होता है? नहीं, कभी-कभी तो मतलब कभी-कभी बिल्कुल सुनाई नहीं देता, क्योंकि जब मेरे फाइनल बाउट थी बेल्ट के लिए स्टैम्प के साथ, स्टैम्प के साथ, तो हाँ। उस टाइम पे कोच कुछ कह रहा था कि रितु इस साइड घूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राइट राइट कुछ इस टाइप बोला था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि राइट किस साइड और किस साइड है। तो वो हम्म। चीज़ थोड़ी-सी सुन तो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि राइट लेफ्ट किस साइड है। मेरे को वो फाइट में बड़ी खुंदक आई थी, सच बताऊं, क्योंकि वो स्टैम्प की आदत है ना, पहले बहुत डांस वांस करके, जी, जी, जी। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना दिखावा चल रहा है। उसके बाद आके उनको लग रहा था हरा हरा दें कैसे भी। जी। बट इतनी पास आके टाइटल के, वो फाइट ऑफ कोर्स आपके फेवर में नहीं गई। अब मतलब उसके बाद थोड़ा इंजरी के लिए आपने थोड़ा रेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल आपने या जी, 8-9 महीने फाइट नहीं ली। जी। उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए 2 ढाई 3 साल ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया। अब एक तरीके से आप, अब आप क्या अनरैंक्ड हो कि किस किस स्टेज पे हो अभी? अब कहाँ से शुरू करोगे अब उस डिवीजन में? देखिए, अभी मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग है वो अच्छे से करूँ, और जो भी मुझे ऑफ़र करें, तो वही चाहती हूँ कि बेस्ट के साथ ही लड़ूँ, और बेस्ट को हराते-हराते मैं बेल्ट के लिए जाऊँ, क्योंकि ईज़ी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको चैंपियन बनना है, तो रास्ते में बहुत सारी मतलब हम्म। अच्छे-अच्छे फाइटर आएँगे। तो ये है कि मैं अच्छे फाइटर के साथ लड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो।
तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम दूँ, 5-6 महीने का टाइम दूँ और अच्छी ट्रेनिंग करूँ और मैं बेस्ट के साथ ही लड़ूँ। तो अब कहाँ ट्रेन करोगे ऋतु? फिर सिंगापुर जाके कि इंडिया में ही कहाँ ट्रेनिंग होगी? देखिए सिंगापुर में तो अभी कोई फाइट टीम वहाँ पे नहीं है, तो अभी मैं देख रही हूँ या तो थाईलैंड में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर हों। बट जो आपको जो कोच यूएस में, अब वहाँ तो मुश्किल है वापस जाना, या उनके साथ भी जा सकते हो? नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने अभी न्यू अपनी जिम ओपन की है और वहाँ पे कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है, तो वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है। वहाँ सबसे बेस्ट तो वही है, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है, तो मुझे अभी मतलब अपने लेवल के पार्टनर चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे मतलब मैं किस लेवल पे हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने लेवल के पार्टनर चाहिए, तो वो वहाँ पे नहीं है। तो इसमें कोई वन चैंपियनशिप कुछ सपोर्ट करता है इसमें कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कहीं यूज़ कर लें, या उनकी कोई फैसिलिटी है या कुछ, या ऐसा नहीं है? नहीं, पहले जैसे मैंने मतलब रेसलिंग से एमएमएम किया, तो उस टाइम पे उनकी थी सिंगापुर में जो वन चैंपियनशिप के जो सीईओ हैं, तो उनकी खुद की वो जिम है इवोल। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने ऑफर की थी और वहीं पे मैं ट्रेनिंग का वो सभी वो चीज़ कर रहे थे। लेकिन अभी लास्ट 2-3 फाइट के बाद मतलब वहाँ पे नहीं, कोई भी फाइट टीम नहीं है। फाइट टीम नहीं है। नहीं है जी। तो जब आपने वन ज्वाइन किया तो उस टाइम क्या लगा आपको कि मतलब वन क्यों किया? जैसे यूएफसी का नाम इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, या और कोई प्रमोशंस, मतलब ऑफ कोर्स यूएफसी और वन ही दो सबसे बड़ी हैं, तो वन का अपॉर्चुनिटी कैसे निकल के आई? देखिए मुझे पहले नहीं पता था कि मिक्स मार्शल आर्ट में इंडिया से भी कोई फाइटर हैं, और मैं वीडियो वगैरह देख खबीब की मैं वीडियो वगैरह देखती, तो ये गेम मुझे काफ़ी पसंद था कि आप इसमें कुछ भी, अगर आपको गुस्सा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा लीगल है। बॉडी। हाँ हाँ। तो जब एक दिन सिंगापुर से इवोल से मुझे मैसेज आया कि आप मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे 2020 ओलंपिक भी थे, तो उस टाइम पे डिसीजन मतलब एकदम से ये लेना, क्योंकि उस टाइम पे मैं टॉप रेसलर थी अपने वेट की, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी 2020 ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल लेके आएगी। लेकिन मुझे ये गेम पसंद था और मैं नहीं चाहती थी कि क्या पता ओलंपिक के मतलब अगर मैं अभी ओलंपिक लड़ लूँ उसके बाद वो मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी ना मिले, मिले। तो मैं बिना टाइम गवाए मैंने हाँ कर दिया कि मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से इस गेम में इंटरेस्ट था। बट ये बहुत टफ डिसीजन रहा होगा ना, क्योंकि आई थिंक एक फैमिली का भी, इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, थोड़ा भार भी कह सकते हो। आपके सरनेम के साथ एक भार भी तो आता है, एक एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। बिल्कुल जैसे आपका कोई भी नाम सुनता है आपकी फैमिली में किसी का भी, जी। तो जो बंदा कुछ ना भी जानता हो रेसलिंग के बारे में या ओलंपिक्स के बारे में, वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ मेडल मिलेगा यहाँ जी से। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में वैसे ही ओलंपिक्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। राइट। मतलब आप किसी यूरोप में, यूएस में देखो तो फाइटर्स प्रो टर्न कर जाते हैं, अपना सोचते हैं राइट। कि भाई ऐसे करियर यहाँ बनाना है, ओलंपिक्स का उतना नहीं सोचते। जी। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि रेसलिंग कंटिन्यू करके ओलंपिक्स और इंडिया की ग्लोरी कह लो, और दूसरा है कि एमएमए विच इज़, आप एक बार प्रोफेशनल हो गए तो फिर ओलंपिक्स की तरफ नहीं जा सकते। जी। तो ये डिसीजन कैसे लिया, और क्या आपके फैमिली ने, फादर ने वो सपोर्ट किया ये डिसीजन? देखिए बिल्कुल, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं वहाँ पे नहीं पहुँचती। हाँ, स्टार्टिंग में बहनों ने यही कहा था कि देख ले अभी ओलंपिक है और तू मतलब अच्छा कर रही है और ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है। तो मैंने यही कहा कि नहीं, मुझे ये गेम पसंद है और मैं कुछ मतलब अलग करना चाहती हूँ। तो डिसीजन मेरे के ऊपर था और मुझे उस चीज़ का कभी रिगार्ड नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी और मैं वो कर रही हूँ। और फादर का रिएक्शन कैसा था? उनसे मतलब बहनों ने बात की थी, क्योंकि सभी को डर लगता था कौन पापा से मतलब सभी एकदम से। तो पापा ने यही कहा कि देख, गेम चाहे कोई सा भी हो, मतलब यही है कि हमारे देश का नाम है वो ऊपर लेके बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल पापा का पूरा सपोर्ट था इसमें। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में तो डर रहे थे कि पापा मना कर देंगे, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट था। आपके पापा को तो पूरे देश ने देखा है मूवीज़ में। जी। तो जब आप रेसलिंग कर रहे, जब रेसलिंग शुरू करी तो ऑफ कोर्स फैमिली में ही रेसलिंग थी, तो जब शुरुआत हुई तो आपका अपना इंटरेस्ट था कि एक तरीके से माहौल ही ऐसा था कि सब लोग कर रहे थे तो आपने करनी शुरू कर दी? देखिए जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की, तो जब मैं 8 साल की थी, तो कौन बच्चा चाहेगा कि इतना हार्ड वर्क करे, सुबह 3:30-4 बजे उठे। तो सभी का मन करता है कि गुड्डा गुड़िया से खेलें, दोस्तों के साथ खेलें। तो बिल्कुल हमारा उस टाइम पे, पर घर में पापा कोच थे तो कहीं भाग भी नहीं सकते थे।
अगर कोई और कोच होता तो शायद हम हाँ, यहाँ तक सही नहीं बात है। पहुँचते। तो ना करने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो जब एक स्टेज आती है कि आप चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या बनना है, तो उस टाइम पे मतलब दिलो दिमाग में कुश्ती बस गई थी। तो यही था कि मुझे हाँ कुश्ती करनी है। और आप जब वो प्रो रेसलिंग लीग भी शुरू हुई तो आप सबसे महंगे प्लेयर थे फीमेल पूरी कैटेगरी में, और आपने अच्छा ओवरऑल परफॉर्म भी किया। तो आपको कैसा लगता है अभी कि रेसलिंग का स्ट्रक्चर इंडिया में, मतलब मैं फेडरेशन वगैरह वो सब बात नहीं करने आता, बट आपने इतना क्लोजली देखा, आपकी सिस्टर्स ने इतना क्लोजली देखा, फैमिली में हिस्ट्री रही, कि क्या लगता है हम अपना पोटेंशियल मीट कर पा रहे हैं एज इंडिया? अगर हम देखें कि रेसलिंग में जो मेडल्स आए हैं पिछले 3-4 ओलंपिक्स में, कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन इतना पोटेंशियल है, कभी कुछ ना कुछ हमेशा हम पीछे रह जाते हैं। कुछ तो कमी है ना हमारे मतलब ट्रेनिंग सिस्टम्स में, या गवर्नमेंट की ग्रांट्स में, या किसी चीज़ में, कि प्लेयर्स हैं और परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप रेसलिंग की बात कर रहे हो तो हमारे हरियाणा में तो इतने सारे रेसलर, घर घर में मतलब खिलाड़ी हैं, घर घर में रेसलर हैं। तो ट्रेनिंग मतलब अभी काफ़ी गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्सर आ रहे हैं। तो जिस टाइम पे हम करते थे उस टाइम पे स्पॉन्सर भी नहीं थे। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और देख रहे हैं कि हर काफ़ी मतलब 3-4 ओलंपिक से कंटिन्यू रेसलिंग में मेडल आ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और भी मतलब हर गेम में पॉलिटिक्स होती है, तो हाँ कुश्ती में भी है। जो मतलब 19-20 है तो वो जीत जाता है, अगर बराबर का है तो वो उसमें भी मतलब थोड़ी पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स को न ला कर गेम में अगर अच्छे से उसको किया जाए तो मतलब बहुत सारे मेडल आ सकते हैं। सही बात। मुझे लगता है कि हम कंसिस्टेंटली 3-4 मेडल्स हमें निकालने नहीं चाहिए, बिल्कुल, पोटेंशियल तो है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। मैंने मतलब खुद देखा है, हमने भी की है। तो मतलब टैलेंटेड बच्चे भी हैं और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा बताने वाला मिल जाए तो बहुत सारे मेडल आ सकते हैं। इस बार लेकिन विनेश के साथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरा देश काफ़ी सैड था जो हुआ, बट आपके कैसे रिलेशनशिप है उनके साथ? देखिए विनेश मेरी बहन, कज़न बहन है। तो बिल्कुल वो मतलब जो विनेश से फ़ील कर सकती है, शायद वो हम ना फ़ील करें जो बिल्कुल। उसने फ़ील किया है। लेकिन हमें भी मतलब हफ़्ते 10 दिन हमारे भी यही रहा कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और पूरे देश को ही उस चीज़ का दुःख है। लेकिन जो विनेश के ऊपर जो बीती है वो बीती। तो न मैं बता सकती, ना आप बता सही बात सकते। है, जी। सही बात है। तो इस बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जैसे अब हम बात कर रहे थे कि दागिस्तान के रेसलर्स ऑलमोस्ट हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। और हमारे भी हरियाणा में और बाकी एरियाज़ में ऐसे रूट्स हैं कि बचपन से बच्चों ने रेसलिंग में बेस बनाया है। तो अगर कुछ एस्पायरिंग एमएमए फाइटर्स हैं, तो किस स्टेज पे उनको, जैसे अगर कोई बच्चा है जिसने 6-7 साल के से रेसलिंग शुरू कर दी, किस स्टेज पे उनको बाकी स्किल्स सीखना शुरू करने चाहिए? मतलब आपके केस में तो आपने पहले डिसीजन लिया कि मैं एमएमए ज्वाइन करूंगी, उसके बाद ही बॉक्सिंग या राइट। जिजित्सु शुरू करी। बट अगर किसी को अगर बनना है, एक एमएमए में जाना है और रेसलिंग नहीं करना, बट रेसलिंग का बेस है, तो क्या उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, ये कहूँगी कि अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल जॉइन कर दें। कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। स्किल सीखने की कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई एज है। तो आप जितना बेटर करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे और भी बेटर होते जाओगे, तो आप जिस भी एज में हो, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कोई भी स्किल मतलब एमएमए के लिए तो 4-5 स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉक्सिंग भी, मुay थाई भी और रेसलिंग भी, बीजेजे भी। तो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपको लगता है कि हमारे रेसलर्स, जो आपने पोटेंशियल देखा होगा हरियाणा में, कि रेसलिंग में तो पोटेंशियल है ही, बट क्या आपको लगता है कि कुछ रेसलर्स एमएमए की तरफ अगर जाएं तो इंडिया से काफ़ी अच्छे वर्ल्ड चैंपियंस निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कहूँ, अपनी बात कहूँ तो बिल्कुल बहुत सारे अच्छे रेसलर हैं जो एमएमए में भी अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर मतलब ये है कि जल्दी से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन है कि अभी प्लेयर में पेशेंस है कि वो कर सकते हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ तो 4-5 हैं ऐसे खिलाड़ी जिनको मैं मतलब एमएमए में देखना चाहती हूँ, और वो एमएमए में अच्छा कर सकते हैं। बट अभी अगर कोई प्लेयर इंडिया में खेल करना चाहे तो
कुछ ऑप्शन नहीं है वर्कआउट जिम्स का या कोई ट्रेनर्स का? जो ये मैट्रिक्स वाले फाइटर्स हैं वो कहाँ ट्रेन करते हैं फॉर एग्जांपल? जैसे पूजा हैं जो अब यूएफसी में है, पहले मैट्रिक्स फाइट नाइट में थी। जी, वो पहले वो मेरे साथ ही, क्योंकि उसके पास भी ट्रेनिंग का कहीं पे वो मेरे पास मैसेज करती थी कि मैं क्या आप कैसे, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिंगापुर में करती थी। तो मैंने यही कहा था कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ पे आके कर सकते हैं मेरे साथ, तो वहाँ पे भी उसने की। फिर मैं बाली में गई तो वहाँ पे उनका मतलब कोच से अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, तो वहाँ पे उनको अच्छा लगा कोच के साथ, जो उनका कन्वर्सेशन थी वो अच्छी थी। तो अभी वो वहीं पे ट्रेनिंग कर रही है, अभी उसको नेक्स्ट वीक फाइट भी है। पर ये मुश्किल तो है, मतलब अगर कोई इंडियन यही फाइटर्स सबसे नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर जाना जी या बिल्कुल, क्योंकि जब मैं एमएमए की सोच रही थी, जिस टाइम पे मैं वीडियो देखती थी और मुझे काफ़ी अच्छा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि एमएमए की इंडिया में कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। इसी वजह से मैंने कभी कोई जिक्र भी नहीं किया, मतलब बिल्कुल। कहीं पे किसी से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हाँ एमएमए में है कोई ट्रेनिंग सेंटर। यही एक दिक्कत है कि हर मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा मेहनती, मतलब एमएमए में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि कई इवेंट में अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छा कोच मिल जाए। बहुत सारी जिम अभी मैं देख रही हूँ कि है एमएमए की, लेकिन कोई अच्छा बीजेजे ट्रेनिंग, का कोच, हाँ, अच्छा कोच क्वालिटी। नहीं है। कोई देख रही, कोई पैसे में बेल्ट मतलब बेल्ट ले रहे हैं कुछ हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि एक अपना अच्छा से कुछ करके मैं एक आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा ओपन जिम ओपन करूँ, जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैं उनको दे पाऊँ। वो तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपका जो डिसीजन रहा होगा, एक साइड पे फैमिली का भी प्रेशर ना कहो, बट एक देश की तरफ से एक प्रेशर है, दूसरी तरफ ये है कि फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तीसरा ये है कि आपने बचपन से सिर्फ एक ही स्किल पे ट्रेन किया है, Right. और फिर आपके पास, आपको ये भी मालूम है कि यहाँ आप अगर अच्छा करोगे तो ओलंपिक्स में ग्लोरी मिल सकती है। तो मतलब बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा कि ये छोड़ के अब मैं एमएमए ज्वाइन स्टार्ट करूँ, पर फैसिलिटीज़ ना होने के कारण मतलब आई थिंक बहुत प्लेयर्स हमारे इस चक्कर में छूट जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर अगर इंडिया में एमएमए का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर होता तो शायद आज कम से कम 3 या 4 तो वर्ल्ड चैंपियन ज़रूर निकल के आते हैं एमएमए में। वही है कि एक खिलाड़ी एमएमए का सोचता है कि कहाँ पे जाके ट्रेनिंग करूँ, फिर वहाँ पे अच्छा कोच मिलना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे, कैसे रहें, कैसे मतलब अपना जो खर्चा है वो कैसे निकालें, क्योंकि हर कोई मतलब मेरे जितना लकी नहीं हो सकता कि वो वहाँ जाके अफोर्ड कर पाए। और बिल्कुल। कभी पैसे कंसिडरेशन था बिटवीन रेसलिंग एंड एमएमए, कि अगर यहाँ अच्छा करोगे तो यहाँ पैसा ज़्यादा है और यहाँ रेसलिंग में तो लिमिटेड ही है? नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे तो कुछ अलग करना था और इसीलिए मैं मतलब रेसलिंग से एमएमए में गई हूँ। और मुझे यही था कि पूरी दुनिया को दिखाना कि हाँ इंडिया से भी बेस्ट फाइटर हैं। अब जब हम एमएमए की बात करते हैं तो बहुत सारे, ये मैंने देखा है कि फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्ट है अनलेस कि आप टॉप पे पहुंच जाओ, जी टॉप 3-4 फाइटर्स बन जाओ। तो कैसे ये आपको कॉम्पनसे, मतलब अमाउंट्स नहीं मेरे को मालूम पड़नी, और कैसे कॉम्पनसेट करते हैं फाइट में आप? मतलब अगर फाइट करने के कुछ बेसिक अमाउंट मिलता है और फिर विन बोनस मिलता है, कि कैसे कैसे आपको कॉम्पनसेट करते हैं ये जी लोग? बिल्कुल, एक बेस प्राइज होता है कि आप अगर आप जीतते हो तो आपको मतलब डबल मिलते हैं, अगर अगर आप मतलब लूज होते हो तो आपको जो बेस प्राइज है वो वो आपको मिलता मिलता है, है। तो बस वो आपको फाइट पे मिलेगा। जी और उसके बाद पूरे सपोज आपके 2 फाइट्स में अगर 4-5 महीने लग गए, हम्म। तो उसके बाद आप, जो भी आपका खर्चा है, आपका पूरा ट्रेनिंग, रहना, खाना, ट्रेन करना, आपके कोचेस को देना, आपका पूरी डाइट, वो सब आपका है? बिल्कुल, वो हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि जिस जिम में करते हैं हमें वहाँ पे भी मतलब 10% देना होता है, कोच को भी 10% देना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, खर्चा पानी निकालना, एक मतलब फाइटर की डाइट बहुत वो होती है, तो उन डाइट को भी कैसे करना, अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे रहने का भी बहुत सारी महंगाई चीज़ें हो है बहुत। जाती हैं। सब यूएस में ट्रेन करने गए, वहाँ का अलग खर्चे। तो बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस, अगर आप एक चीज़ पे फोकस होकर ट्रेनिंग करते हो तो थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप मतलब पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते गेम पे।
तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, मतलब हम्म, एमएमए को कोई स्पॉन्सर, क्योंकि और स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे बहुत स्पॉन्सर स्पॉन्सर है। हैं। आपको ओजीक्यू कर रहा है, आपको जीएसडब्ल्यू कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, आपको बिल्कुल। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, आपके ट्रेनिंग का खर्चा, सारी चीज़। लेकिन एमएमए में ऐसा, मतलब इंडिया में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर और जैसे जैसे आप फिर विन करते रहोगे तो आपका बेस प्राइस बढ़ता रहेगा, मतलब अगर नहीं पहले 100 रुपये दे रहे हैं तो अगर अच्छे परफॉर्मेंसेज आएंगे तो ज़्यादा देने लेंगे, या वो कॉन्ट्रैक्ट में सेम नहीं, अमाउंट वो रहती है? कॉन्ट्रैक्ट में सेम होती है कि भाई आपको 6 फाइट तक सिर्फ इतना ही इतना मिलेगा, मिलेगा। ऐसे। हाँ जी। तो ये मतलब जिसके पास एक नया फाइटर हो कोई और ज़्यादा, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा बैकअप ना हो, उनके लिए तो मुश्किल भी है कि पूरी ट्रेनिंग मैनेज करना, फिर पैसे भी। मुश्किल ही नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पेरेंट्स पहले तो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा कि इंडिया में वो चीज़ नहीं है, तो कोई भी मतलब अलाउड नहीं करेगा कि आप बाहर जाकर, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो बहुत हार्ड है। एक चीज़ मुझे और जाननी थी, अब वन चैम्पियनशिप जैसे अगर आप अब फाइट कर रही आपने, अब आप शायद नेक्स्ट फाइट 4 5 6 महीने बाद करो, तो आपकी ये वेट का टेस्टिंग का कैसे रहता है ये, जो एक तो वेट टेस्टिंग और ये जो सारे ड्रग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यूएफसी का थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि एक फाइट से 24 घंटे पहले जो जो वेट होगा, और लेकिन उनको 24 घंटे मिल जाते हैं रिहाइड्रेट करने में, तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो मुझे बहुत डेंजरस लगता है कि आप 5 6 दिन आपने क्रैश किया, वेट बना लिया, और उसके बाद वेट और फाइट के बीच में आपने 10 12 किलो वापस रीगेन कर लिया। जी तो जिस टाइम वेट वेन हुआ होता है वर्सेस जब फाइट हो रही होती है, तो आदमी अलग ही दिखता है। जी जी, तो वन चैंपियनशिप में ये सबसे मतलब बेस्ट थिंग है कि उसमें हाइड्रेशन चेक होता है। वेट से पहले आपका हाइड्रेशन देना होगा, अगर आपका बॉडी हाइड्रेट नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, आप वेट नहीं दे पाओगे। तो वन चैंपियनशिप में मुझे मतलब एक एथलीट को देखकर, उसकी मतलब प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी को देखकर वो चीज़ मतलब लिया है, तो वो बहुत अच्छा है कि आप ज़्यादा वेट, वाटर वेट कट नहीं कर सकते, तो हाइड्रेशन चेक करना पड़ता है कि आपका हाइड्रेशन है, तभी आप वेट दे सकते हो। तो जो वेइन होगा उससे उससे पहले हाइड्रेशन चेक होगा, जी, और फिर आप, उसके तो बाद वेट हाइड्रेशन लेवल्स भी मिनिमम होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, हाँ जी। ताकि सिर्फ वाटर वेट ना कट कर जी, पाओ। हम्म, तो इसमें आप ज़्यादा वेट, वाटर वेट कम, क्योंकि एथलीट होते हैं कि वो वाटर वेट कम कर, एक दिन में 5 किलो वेट कम कर देते हैं, हम्म, लेकिन उनमें वो बॉडी में बिल्कुल वाटर भी नहीं रहता। हम्म, लेकिन वन चैंपियनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी कोई ड्रग टेस्टिंग चलती रहती है ऑफ, मतलब अब हाँ, जैसे अगर टेस्ट आप सपोज इंडिया रहते हो 4 महीने, तो वो आएंगे यहाँ ड्रग टेस्ट करने या नहीं, कैसे? अभी क्योंकि वो शायद किसी को मतलब कुछ खिलाड़ी होते होंगे जिन पे मतलब वो करते हैं भाई हाँ इसका होना है, तो वो चीज़ हम्म, वो अंडर उनके रहते होंगे। लेकिन मेरा अभी तक मतलब टेस्ट वगैरह तो होते हैं, फाइट से पहले भी होते हैं, फाइट के बाद भी। बहुत अच्छा। और फाइट के बाद वेट भी चेक करते हैं कि आप अगर 3 4 किलो से ज़्यादा वेट ज़्यादा मिल गया तो आपको वो कुछ कार्ड देते हैं, येलो कार्ड। अगर दूसरी अच्छा। बार भी आपको मिलता है तो फिर वो आपको उस वेट में कभी खेलने नहीं देंगे। अच्छा, और आप अभी 52 एटम वेट, फिट 52 केजीज में है ना? जी रेसलिंग आप 48 में करते थे, जी। तो ये डिसीजन कैसे, थोड़ा सा वेट चेंज करने का डिसीजन कैसे, ये जैसे नॉर्मली एज के हिसाब से थोड़ा सा? नहीं, क्योंकि वन चैंपियनशिप में 52 वेट है और 57, दो ही है, ओपन वेट और अच्छा। स्लो वेट। हम्म, और सिंगापुर में जाके मेरा पहली बार मतलब वेट गेन हुआ था। अदरवाइज मैं यहाँ पे 40 वेट मतलब 48 में रेसलिंग करती थी, तो मेरा वेट 46 कुछ रहता था, कभी मतलब 48 गया ही नहीं। तो सिंगापुर में जाके मेरा फर्स्ट टाइम वेट गेन हुआ, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अब जी कम हो जाते हो तो फिर डिसएडवांटेज हो जाता है राइट वो। पर इसी वेट में आप, अब आप जी कंफर्टेबल हैं इस जी वेट में? और अब नेक्स्ट, मतलब ये देखा है कि बहुत सारे जो चैंपियंस होते हैं एमएमए में, वो जैसे काफ़ी बाकी स्पोर्ट्स में 32 33 के बाद डाउनफॉल शुरू होता है, बट एमएमए में ये देखा है मैंने कि बहुत सारे चैंपियंस 33 34 35 36 37 तक भी बनते हैं। राइट तो उस हिसाब से एज आपके फेवर में है अभी, कि जी टाइम है अभी इसको मतलब चैंपियनशिप अचीव करने जी। का। बट आपको क्या लगता है आपकी बॉडी किस लेवल पे, किस टाइम पे पीक करती है यूजुअली फाइटर्स की बॉडीज एज में? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बॉडी अभी मतलब कोई मेजर इंजरी भी नहीं है, और मैं अच्छे से मतलब रिकवर कर लेती हूँ हर चीज़। रिकवरी मेरी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं, वो बोलते हैं कि अभी तो 8 गोडे चल रहे हैं, तो जब तक चलेंगे तब तक लड़ेंगे। बट मेंटली क्या ऐसा होता है कि कई फाइटर्स ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे चैंपियन बनना है,
और कई ऐसे हैं कि उनको मालूम है उनके पास वो स्किल्स नहीं है, लेकिन ये एक मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं और एक प्रोफेशन है और रोज़ी रोटी का ज़रिया है। अगर आपको लगता है कि कभी ऐसा फील आने लगा कि आपके अब चैम्पियन नहीं बन पाओगे अगर सपोज, तो क्या तभी भी फाइट करोगे इस चक्कर में कि फाइटिंग करनी है, या उस टाइम आपको लगता है आप उसको छोड़ दोगे? देखिए, ऐसा तो लगना नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी और जहाँ पे मेरी कमी होगी मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं उस लेवल तक जाऊँगी। और यही है कि जब तक शरीर साथ देगा तो हाँ, मैं मतलब आपको लड़ती लगता है रहूँ। आपकी वो मेंटालिटी तो नहीं चेंज होगी, आपको नहीं, बिल्कुल। चैंपियनशिप जी, वाली मेंटालिटी जी, जब तक बॉडी साथ दे रही है तब राइट। और ये इसमें आपका बचपन से ही वो माइंडसेट दिया है जी, पे। वही मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते। मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं कि अगर दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, अगर ये चीज़ ठान लो तो कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते। जो चैंपियन बनते हैं मतलब जो भी बनते हैं वो भी मेहनत करके बनते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी और मेहनत करेंगे, कहीं पे कमी रह गई तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन मतलब एक दिन ज़रूर बनेंगे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। और अभी क्या एरियाज हैं जो आपके अब नेक्स्ट फाइट से पहले फोकस रहेगा अगले 4-5 महीने? देखिए नेक्स्ट मैं फाइट आप 6 महीने 5-6 महीने बाद जी, लेना जी, चाहते बिल्कुल, क्योंकि मैं एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे प्रिपरेशन के साथ मैं नेक्स्ट फाइट लेना चाहती हूँ। और जो मैं लास्ट के 3 फाइट जो मैं ग्राउंड में हारी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अपने ग्राउंड लेवल को इस मतलब एक अलग लेवल पे लेके जाऊँ। मतलब जुजित्सु में मेनली? राइट। और उसके लिए फिर स्पेशलाइज उसकी कोचिंग बिल्कुल, चलेगी? जी, बिल्कुल, अच्छे ब्लैक बेल्ट जो कोचेज़ हैं उनके अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ेंगे और अपनी स्किल को और भी बेटर करना पड़ेगा। जहाँ पे मेरी वीकनेस है उनको और भी बेटर करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर कोई सामने फाइटर आए जो जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट है या जुजित्सु में बहुत एक्सपर्ट है, तो उनको तो एक फाइटर क्या इतने स्किल्स बिल्ड कर सकता है कि सामने बहुत ही ज़्यादा जुजित्सु, जैसे आपका रेसलिंग बेस है, किसी का जुजित्सु बेस हो जो 10-12-15 साल से जुजित्सु कर रहा है, जी। आपको लगता है कि एक फाइटर 3-4-5 महीने की ट्रेनिंग में इतना कर सकता है कि चलो उस सिचुएशन से निकल पाए और फिर जो आपका बेस है आप उस पर डोमिनेट कर पाओ? देखिए, हम ट्रेनिंग तो काफ़ी साल से कर रहे हैं और बेसिक चीज़ हमें सारी चीज़ टेक्निक का हमें पता है। और जब जो फाइट कम होता है तो वो अपोनेंट को ध्यान में रख के कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के वो फाइट कैंप होता है कि हमें ये करना है, हमारा अपोनेंट ये चीज़ करता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो, आई रियली होप, क्योंकि पता नहीं एमएमए फैंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया की एक चीज़ बहुत है इम्पोर्टेंट ऋतु, कि हमें अपने हीरोज़ बहुत पसंद हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो टेनिस नहीं खेलते पर उनको अगर सानिया मिर्ज़ा अच्छी कर रही हैं तो उनको वो, जी, तो आपके पीछे सपोर्ट तो बहुत है। एक चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट वन चैम्पियनशिप टीवी पे आनी शुरू कर दी उन्होंने। जी, आई थिंक आपके आने की वजह से ही जी, इंडिया में आना शुरू हुआ, और थोड़ा थोड़ा यूएफसी को भी मिल रहा है, अब एमएमए जी, का अभी काफ़ी ओवरऑल बढ़ बेटर रहा है। जी। क्योंकि जब मैंने 2019 में मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मतलब इंडिया में किसी को भी नहीं पता पता था ही कि नहीं था। एमएमए क्या नहीं था। तो अभी आप 4-5 सालों में देख सकते हो कि अगर किसी को आप बताते हो कि एमएमए क्या है तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि एमएमए क्या है। बिल्कुल। तो इस चीज़ से हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि एमएमए कितना ग्रो कर रहा है। हम्म, तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मतलब हम्म। एक दिन ही मतलब टॉप पे जाने वाला है ये गेम आपको इंडिया में। लगता है इंडिया में प्रमोशन बन कोई ऐसे वन चैम्पियनशिप टाइप प्रमोशन बनने का कोई स्कोप है फ्यूचर में? बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मतलब आफ्टर रिटायरमेंट मैं मतलब वन चैम्पियनशिप या किसी के अंडर मैं इंडिया में एक मतलब फाइट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज करूँ कि उसमें यहाँ से जीत कर वो वन चैम्पियनशिप में जाए, उनके जाए। लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँ। और वन चैम्पियनशिप का फोकस वैसे ही एशिया है, तो इंडिया का उस हिसाब से जी, बिल्कुल, सही। क्योंकि वो 2000 मतलब कोविड से पहले वो इंडिया में इवेंट करवाने की सोच रहे थे, तो उस टाइम पे शायद काफ़ी फाइटर थे इंडिया के, 3-4 फाइटर, 4-5 फाइटर थे इंडिया के। और कोविड के बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने इवेंट नहीं करवाया। एक जो उन्होंने इवेंट किया था जिसमें 1-2 फाइटर्स थे, जिसमें आपने भी एक इवेंट में किया जिसका नाम ही दंगल रखा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, वो अर्जुन भुल्लर थे जिसमें वो अर्जुन चैंपियन बुलर थे, हाँ हाँ। जी। और हाँ। एक दो और थे, हाँ। शायद रोशन भी था। बट वो आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लॉस था वो। जी, मेरे ख्याल से रॉबरी थी वो, मतलब जी, मैं तो फाइट देख के हैरान हो गया कि क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी स्कोरिंग का नहीं पता पता था कुछ भी। और मैंने उसको मतलब
डोमिनेट ही कर रखा था। मतलब फर्स्ट 2 राउंड्स तो बिल्कुल क्लियर थे कि मेरे ख्याल से अगर थर्ड में मुझे आपको भी मालूम था कि 2 राउंड आप जीत चुके जी, हो। क्योंकि मुझे यही था कि मैं विन हो रखी हूँ, और जब रेफरी ने उसका कहा तो मुझे भी शौक था, हाँ, वो पर आपका रिएक्शन ही बड़ा शॉक वाला था कि ये क्या हुआ? जी, हम सब शॉक थे और सबको लग रहा था कि दंगल है तो जी, आप जी, जी। तो चलो अब बस लास्ट में आपसे ऋतु थोड़ा सा आपके पीछे जाना चाहता हूँ और आपके फादर और सिस्टर्स के बारे में, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर मूवी बनी तो सब जिसको रेसलिंग के बारे में ना भी पता हो उन्होंने जाना आपकी फैमिली को। तो ग्रोइंग अप कैसा था आपके लिए कि आपके साथ भी उतने ही हार्ड थे आपके फादर की ट्रेनिंग करनी है, रेसलर बनना है, मेडल लाने हैं, इंडिया के लिए खेलना है, कि क्योंकि गीता और बबीता जो आपकी सिस्टर्स हैं उन्होंने सक्सेस अचीव करना शुरू कर दिया होगा जब आप थोड़े बड़े हो रहे जी। थे, तो आप पे थोड़ा अलग टाइप का प्रेशर था या आपको भी वैसे ही ग्रूम किया गया फादर ने? देखिए, ट्रेनिंग तो हमारे जो जितनी एज का था सभी को साथ में स्टार्ट करा दी थी, लेकिन हम पे ज़्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि वो मतलब 2000 डंड लगा रहे हैं तो हमें इतने नहीं लगानी पड़ती थी, हम तो उनको गिनने बैठ जाते थे। तो उस टाइम पे इतना हम पे इतना नहीं था, और लोगों की बात भी मुझे इतनी सुनने को नहीं मिली। जो भी सुनने को मिला पापा को और बड़ी बहनों को, मेरे लिए तो ये था कि रास्ता साफ है और हमें इस पे चलना है। तो जब बड़ी बहनों के अखबार में फ़ोटो आती थी, मीडिया वाले आते थे, तो ये था कि हाँ, हमें मतलब उस टाइम पे ये था कि हाँ, हमें भी अखबार में हमारी भी फ़ोटो, मतलब हमें भी अखबार में आना है, हमें भी मीडिया मतलब टीवी में आना है। तो वो चीज़ मतलब हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करती थी, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मतलब पुश करती थी। तो वो चीज़ उसी चीज़ की वजह से आज यहाँ पे हैं। और जब मतलब जब उनको सक्सेस मिलना शुरू हुआ कॉमनवेल्थ में, ग्लोबल लेवल पे, तो आपको ये लगा कि आपसे भी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि आप पे प्रेशर कम हो रहा है कि सक्सेस मिल रहा है सिस्टर्स को? जी, कि जब बड़ी बहनों के जब कॉमनवेल्थ में मेडल आए तो उसके बाद मतलब काफ़ी मतलब अखबार में भी टीवियों में भी काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी जगह पे पॉपुलर हो गई थी। तो जब हमारी बारी आई तो लोगों को यही था कि ये भी उनकी बड़ी मतलब ये भी उनकी छोटी बहन है तो ये भी कुछ करेंगी। तो उस मतलब उस चीज़ को मैं प्रेशर में न लेकर पॉजिटिव वे में लेकर अपने हार्ड वर्क करती थी कि हाँ, हमें भी अपनी बड़ी बहनों का मतलब जो नाम है उनको और आगे तक लेके जाना है। और सारी ट्रेनिंग आप वहीं घर में करते थे या आप फिर आपने बचपन में ट्रेनिंग कहाँ करी? जी, रेसलिंग की तो घर में, क्योंकि सभी पहलवान ही घर में थे, बहनें थी, पापा थे, भाई थे, तो रेसलिंग तो हमने घर में ही की है। नहीं ऋतु, थैंक, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने जो डिसीजन लिया एमएमए में स्विच करने का, क्योंकि आपको कुछ अलग करना था और कोई ऐसे स्पोर्ट में जो आपको पसंद था, मतलब मेरे ख्याल से आप इतने क्लैरिटी ऑफ माइंड से बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही टफ रहा होगा वो, और स्पेशली जो हिस्ट्री है आपकी फैमिली की। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप मतलब इंडिया को ऑलमोस्ट इकलौते हैं, अब तो चलो एक दो फाइटर्स और आ गए हैं, लेकिन आप एक स्पोर्ट में अकेले लड़ रहे हो कि इंडिया का झंडा आगे बढ़ाना है, और इस लेवल तक पहुंच गए कि यू वर वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग ए चैम्पियन। अब ऑफ कोर्स उसका अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई और अब ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, फैमिली बढ़ रही है, बट आई रियली होप कि अगले 1 1.5 2 साल आप फाइट्स जीतते रहो और फिर बेल्ट के लिए एक मौका मिले। और मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ, आपकी बेल्ट फाइट मैं ज़रूर आपको चेयर कर रहा जी, हूँ वहाँ बिल्कुल, पे। क्योंकि आप सभी का प्यार ही है जो मुझे इतना पुश करता है, और भी ज़्यादा मतलब मेहनत करने को पुश करता है, और बिल्कुल मैं अपनी मेहनत करूँगी, और जिस एम मतलब जो मैं लक्ष्य लेके मिक्स मार्शल आर्ट में गई थी, वो मैं पूरा करूँ, और जो न्यू जनरेशन है जो मिक्स मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक रास्ता, एक वे ओपन कर दूँ। क्योंकि रेसलिंग में तो बड़ी बहनों ने किया कि पहले यही था कि हमें ओलंपिक तक जाना, किसी को मतलब उस टाइम पे ये नहीं था कि हमें ओलंपिक में मेडल लेके आना। जब बड़ी बहन फर्स्ट टाइम पे 2012 में ओलंपिक में गई, तो फिर लोगों को ये कि हाँ, कि ओलंपिक तो ईजी है, अभी ओलंपिक में मेडल मेडल लाना है मेडल एक स्टेप आगे। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं कर रही हूँ कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में बेल्ट जीत के फिर लोगों को फिर वो बेल्ट की सोचें। अभी तो ये एक है कि हमें कि वन घुसने का चैंपियनशिप में सोच रहे लड़ना, हमें हैं। यूएफसी में लड़ना, अभी तक मतलब एमएमए में जो भी हैं उनकी यही सोच है कि हमें बड़े लेवल पे जाके कम्पीट करना है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं बेल्ट जीत कर उनका जो लगे हुए हैं मैं उनके लिए एक रास्ता क्लियर करूँ। फिर एक बेस बन जाएगी, बेल्ट जी, के लिए टारगेट हाँ जी, करना है। बिल्कुल।
चलो, थैंक यू सो मच रितु, गुड लक टू यू, थैंक और यू, वी आर थैंक ऑल रूटिंग फॉर यू। थैंक थैंक यू यू, जी। थैंक यू।